Okay, welcome to the basis once again. Um, in the previous video, we talked about how quantum mechanics rose as a different branch of physics. Um, or what is the difference between the ideas of quantum mechanics and classical mechanics? Why it is different? Why do we need quantum mechanics? ठीक है तो इस वीडियो में हम थोड़े बेसिक जो आइडियाज़ हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, बेसिक जो लॉज है क्वांटम मैकेनिक्स के, उनको देखेंगे इन अ वेरी शॉर्ट very short duration, you can say. It will be like a very short summary of the basic concepts of quantum mechanics. और हम बहुत ज़्यादा डीप में अभी उसमें नहीं जाएंगे, इसीलिए बिकॉज हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे बाई बाई डूइंग बाई डूइंग कैलकुलेशंस। और हम वहाँ पे जब कैलकुलेशंस करेंगे, जब हम देखेंगे कि एक्चुअल में क्या दिखता है इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस, इन सम प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग क्वांटम पार्टिकल स्टडीज से, तो वहाँ पे अप्रिशिएट करना ज़्यादा अच्छा, मतलब ज़्यादा आसान होगा कि व्हाट आर वी डूइंग। हम मतलब कि हम क्यों ऐसा बोलते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स इज सो डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स। तो the central idea remains what we discussed in the previous video. Central idea क्या है कि क्लासिकल फिजिक्स में जो डिस्टिंक्शन है पार्टिकल्स और वेव्स के बीच में, वो बहुत शार्प है। मतलब कि हमें एग्जैक्टली पता होता है इन क्लासिकल फिजिक्स कि कौन सा चीज़ को हम पार्टिकल बोल रहे हैं और किस चीज़ को हम वेव्स बोल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के प्रॉपर्टीज़ में बहुत शार्प डिफरेंसेस हैं। ठीक है, but that sharp difference between the properties of a particle and the properties of, let us say, a wave is not there in quantum mechanics, जिसकी वजह से क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम लोग किसी एंटिटी की बात करते हैं, तो जनरली हमें प्रॉपर्टीज जो दिखते होते हैं, दोज आर कॉम्बिनेशंस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स एज वेल एज वेव्स। तो इस चीज़ को पहली बार कोई अगर एक्सप्रेस किया, इस चीज़ को पहली बार किसी ने एक्सप्रेस किया फॉर मैटर पार्टिकल्स। रेडिएशन के लिए तो पहले भी इस चीज़ को बोला गया था। रेडिएशन के लिए, मतलब लाइट के लिए, तो इस चीज़ को पहले भी बोला गया था। पर पहली बार मैटर के लिए, मैटर मतलब कोई मैटर पार्टिकल जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो पार्टिकल्स जिसको हम लोग एज अ पार्टिकल सोचते हैं कि हाँ ये पार्टिकल है, तो उनके लिए इस चीज़ को पहली बार जो कोई बोला कि द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज थिंग्स आर आल्सो नॉट सिमिलर, नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू अ पार्टिकल इन द क्लासिकल सेंस में जिस चीज़ को हम पार्टिकल बोलते हैं, उसमें जो प्रॉपर्टीज होता है एकदम सेम टू सेम प्रॉपर्टीज इनमें नहीं होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज, ठीक है, तो इस चीज़ को पहली बार बेसिकली इस चीज़ को रिलेट, जो पार्टिकल प्रॉपर्टी और वेव प्रॉपर्टी को पहली बार मैटर के लिए जो रिलेट किया था, वो था डी ब्रॉगली। एंड ही हाइपोथेसाइज्ड कि एक रिलेशन हम एक रिलेशन हम निकाल सकते हैं, एक रिलेशन बेसिकली दे सकते हैं, जिससे कि हमारा किसी एंटिटी का जो प्रॉपर्टी होगा, द प्रॉपर्टी दैट गिव्स यू द पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ द एंटिटी, that can be related to the wave character of the same entity। ठीक है, तो उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, दैट इज कॉल्ड एज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस बेसिकली था क्या, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस वाज दैट lambda associated with a particle, ठीक है, lambda is the wavelength, ठीक है। और वेवलेंथ किसका प्रॉपर्टी होता है, वेवलेंथ होता है प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव, है ना। किसी वेव का वेवलेंथ हम डिफाइन कर रहे हैं। इन क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी वेव का ही वेवलेंथ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो लैम्डा लिख रहे हैं हम, वो वेवलेंथ है किसका, एक पार्टिकल का। ठीक है, हम यहाँ पे देखो बहुत ड्रास्टिक आइडिया में डिफरेंस है।
क्लासिकल मैकेनिक्स में वेवलेंथ की बात हम सिर्फ और सिर्फ वेव के टर्म्स में ही करते हैं। वेव का ही वेवलेंथ होता है क्लासिकल मैकेनिक्स में, किसी पार्टिकल का कोई वेवलेंथ नहीं होता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जो जो फर्स्ट ड्रास्टिक चेंज आता है हमारे थिंकिंग में, वो ये आता है कि किसी पार्टिकल का भी कोई वेवलेंथ हो सकता है, ठीक है। और जब भी वेवलेंथ हम बोलते हैं, वेवलेंथ का मतलब ये होता है दिस इज ओवर अ डिस्टेंस है। वेवलेंथ कुछ होगा ना, मतलब जैसे स्ट्रिंग में जो वेव, मान लो स्ट्रिंग वेव जो होता है या वाटर वेव जो भी होता है, उसका वेवलेंथ क्या क्या मतलब होता है, द डिफरेंस बिटवीन टू क्रेस्ट्स या फिर द डिफरेंस बिटवीन टू ट्रफ्स, ओके। और इन जनरल द डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स व्हिच आर इन सेम फेज, ठीक है। तो मतलब तो उन दोनों पॉइंट्स में क्रेस्ट के दो, मान लो कि दो क्रेस्ट है, दो क्रेस्ट के पॉइंट जो सक्सेसिव क्रेस्ट है वो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट उसको बोलते हैं। कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के का जो डिफरेंस होगा और लेंथ में जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड द वेवलेंथ ऑफ अ वेव। तो ये पार्टिकल में तो ऐसा, पार्टिकल में इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्लासिकल मैकेनिक्स में। पार्टिकल के लिए वेवलेंथ नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बट डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि इन द क्वांटम डोमेन, यानी कि जिस स्केल में हम क्वांटम फिनोमेना को देख पाते हैं, उस स्केल में अगर जाते हैं हम, तो देयर इज नो सच थिंग एज अ पार्टिकल और अ वेव, ठीक है। हम ऐसा डिस्टिंक्शन बना नहीं सकते। ये हमारे दिमाग में जो डिस्टिंक्शन बना हुआ है, ये वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। And whatever we see, whatever properties we see are a combination of both the properties of a particle and the properties of a wave. तो किसी किसी जिसको हम क्लासिकली कोई पार्टिकल बोलते हैं, मतलब जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को क्लासिकली अगर हम उसको देखना चाहें तो या तो उसको क्या बोलेंगे, ये दो ही हमारे पास बाइनरी है क्लासिकल में, या तो वेव बोलेगा तो पार्टिकल बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन हमें हमें हमारे दिमाग में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन है क्या है, एक पॉइंट, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है जो बेसिकली पॉइंट पार्टिकल, इसका डिमेंशन हमें नहीं पता। वो बेसिकली वो किसी ट्रैजेक्टरी में बेसिकली मूव, अगर वो चलेगा तो किसी ट्रैजेक्टरी में चलेगा, ट्रैजेक्टरी मतलब किसी पाथ में चलेगा, ठीक है। तो सच ए डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्योरली क्लासिकल। तो जब भी किसी ट्रैजेक्टरी का बात होता है, किसी एंटिटी के मूवमेंट में, किसी एंटिटी का मूवमेंट हो रहा हो और वो किसी ट्रैजेक्टरी के तहत हो रहा हो, then this description of the motion of that entity is purely classical, ठीक है। तो उसमें वेवलेंथ का कोई जगह नहीं है। पर यहाँ पे डी ब्रॉगली क्या बोलता है कि देयर इज अ वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ अ पार्टिकल दैट यू कॉल अ पार्टिकल क्लासिकली, ठीक है। क्लासिकली जिसको आप पार्टिकल बोलना चाह रहे हो, वो भी अगर बहुत मतलब बेसिकली, अगर आपको अगर वो बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स का जो स्केल है, उसमें कोई एंटिटी की बात नहीं कर रहे हैं। जो क्लासिकल डोमेन से बाहर का जो एंटिटी है, बेसिकली क्लासिकल स्केल से डोमेन के बाहर का जो डोमेन है, उसमें किसी एंटिटी की अगर बात करते हैं, तो उसमें अगर किसी को हम पार्टिकल भी बोलना चाहते हैं, जैसे पार्टिकल इसलिए बोलना चाहते हैं, लेट अस से कि उसमें हो सकता है पार्टिकल कैरेक्टर ज़्यादा हो, ठीक है। तो हो सकता है हम उसको पार्टिकल बोलना चाहें, ठीक है। तो अगर हम बोलना भी चाहते हैं उसको एज अ पार्टिकल, लेकिन फिर भी हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, मेरे कहने से वो पार्टिकल नहीं बन जाएगा। उसमें कुछ ना कुछ वेव प्रॉपर्टीज होगा, एंड दैट वेव प्रॉपर्टी कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय द वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ जो होगा उस पार्टिकल का, उस मैटर पार्टिकल का, दैट इज रिलेटेड टू द पार्टिकल कैरेक्टर by the law that de Broglie gave us, ठीक है, by the hypothesis that de Broglie gave us। और वो क्या hypothesis था कि lambda is equals to h by p। p क्या है? p is a momentum, p is the momentum of the particle, okay। अब देखो मोमेंटम जो होता है, अगेन मोमेंटम इज अ प्रॉपर्टी विच इज रिलेटेड टू क्लासिकल मैकेनिक्स में। मोमेंटम को हम जनरली रिलेट करते हैं टू अ पार्टिकल। किसी पार्टिकल, कोई पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से चल रहा होगा, उसका मास m होगा, तो m इंटू वी इज द मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल, है ना। तो momentum is generally associated with a particle। तो this relation, this de Broglie hypothesis is actually um, the relation between the wave character of an entity to relation between the wave character of an entity and the particle character of that same entity। यहाँ पे h क्या है? This h is basically the Planck's constant। Planck's constant, अब ये बेसिकली एक कांस्टेंट है विच इज फाउंड टू बी यूनिवर्सल। मतलब ये कि इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है इफ यू चेंज द सिचुएशन।
ठीक है। तो मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो लैम्डा और पी में जो रिलेशनशिप होगा वो उसमें जो एच होगा उसका वैल्यू कुछ और होगा, और प्रोटॉन की जब बात करेंगे मान लो, तो उसमें लैम्डा पी रिलेशनशिप जो होगा उसमें जो एच होगा उसका वैल्यू क्या अलग अलग होगा क्या, या हो सकता है क्या? तो वो अलग अलग हो नहीं सकता है। दिस इज नोन कि वो अलग अलग नहीं हो सकता, दैट इज यूनिवर्सल। तो वो क्योंकि यूनिवर्सल है, therefore this the value of this constant, this Planck's constant is a universal value, जो कभी चेंज नहीं होगा, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली उसको निकाल भी सकते हैं, और निकालने के बाद जो वैल्यू निकल के आता है वो आता है इन एसआई यूनिट से 6.63 इंटू 10 to the power -34 जूल सेकेंड। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो this was the de Broglie hypothesis, which talked about lambda, the wavelength of the lambda is the wavelength associated with an entity, and p is the momentum associated with that same entity. Okay, this is the relation between the particle character and the wave character of an entity. तो दिस वाज डी ब्रोगली's hypothesis। दूसरा एक और था which is known as, you can say, आइंस्टाइन प्लैंक रिलेशन। आइंस्टाइन प्लैंक रिलेशन क्या बोलता है बेसिकली, ये पहली बार प्लैंक ने ही बोला था हालांकि, लेकिन प्लैंक के लॉ जो हाइपोथेसिस दिया था प्लैंक ने, उसको थोड़ा सा बेसिकली थ्योरेटिकली मोर फंडामेंटल वे में आइंस्टाइन ने समझाया कि ये क्या चीज़ है। तो आइंस्टाइन प्लैंक लॉ बोलो, रिलेशनशिप बोलो, जो भी बोलो, वो बेसिकली क्या है कि एनर्जी जो होगा किसी पार्टिकल का, किसी भी पार्टिकल का एनर्जी, पार्टिकल बोल रहे हैं मतलब कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, या तो पार्टिकल बोलेगा या वेव बोलेंगे, हमारे पास दो ही टर्म है। तो हम बेसिकली एक बेसिकली पार्टिकल बोल रहे हैं, पार्टिकल वो पार्टिकल है नहीं, समझ लो इस बात को, अब तक तो समझ जाना चाहिए कि वो कोई भी चीज़ पार्टिकल भी नहीं है ना वेव है, हम जस्ट बोलने के लिए बस बोल रहे हैं कि वो पार्टिकल है, पर उसमें वेव कैरेक्टर भी होगा। तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, जो energy of that particle will be equal to h times nu. Nu is the frequency. Nu is the frequency of the frequency associated with the particle. Okay, nu is the frequency associated with the particle। अब देखो frequency क्या चीज़ है, frequency is also a property associated with a wave। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी पार्टिकल का एनर्जी बता रहे हैं, किसी पार्टिकल की एनर्जी बता रहे हैं जो कि E है, by its wave property, है ना, by its wave property। तो this relation is also some peculiar relation। ये दोनों रिलेशन ही अपने आप में, अगर आप देखो इन दोनों रिलेशंस को, ये तो अजीबोगरीब रिलेशन है। ठीक है, मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स में कभी इस तरह का रिलेशन वैलिड नहीं होगा, है ना, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में का जो सेंट्रल आइडिया है बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स, वो यही है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ पार्टिकल, कंप्लीट पार्टिकल और अ कंप्लीट वेव। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, कोई भी एंटिटी में दोनों ही होता है, देयरफॉर देयर हैज टू बी सम रिलेशन बिटवीन देम। तो जो सेंट्रल रिलेशन है दोनों में वो ये है, एक है गिवन बाय द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इट्स अ you can say a gross measurement or gross relation between the wavelength associated with the particle and the momentum of that particle. And Einstein-Planck law also says that the energy of a particle is given by h times nu, where nu is the frequency uh, associated with the particle। ठीक है, पार्टिकल बोल रहे हैं और साथ में फ्रीक्वेंसी भी बोल रहे हैं, पार्टिकल बोल रहे हैं साथ में वेवलेंथ भी बोल रहे हैं, ये अपने आप में ही अजीबोगरीब चीज़ है। ठीक है, पर दिस इज द आइडिया ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, सो इन दोनों चीज़ को लेकर के जब हम एक बेसिकली लॉ या फिर एक समझ लो इक्वेशन देना चाहते हैं जिससे कि किसी भी क्वांटम सिस्टम को हम एक्सप्लेन कर सकें, दैट इक्वेशन is that equation was basically given by Schrodinger। okay, Schrodinger ने वो इक्वेशन दिया पहली बार, तो that is therefore called the Schrodinger's equation, and this is the basic equation that describes the dynamics of any quantum system, any non-relativistic quantum system।
नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब, हम क्यों नॉन रिलेटिविस्टिक बोल रहे हैं ये बाद में आपको समझ में आएगा कि क्यों बोल रहे हैं बेसिकली। सेंट्रल आइडिया यही है कि जो रिलेटिविस्टिक सिस्टम्स होते हैं उसमें दिक्कत ये होता है, उसमें प्रॉब्लम ये आता है, इस ये इक्वेशन हम सीधे सीधे उसमें नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए क्योंकि रिलेटिविस्टिक सिस्टम्स का जो एनर्जी होता है, बेसिकली एनर्जी, दैट एनर्जी इज, यू कैन से इट्स इक्वल टू, मतलब जैसे किसी कोई भी किसी एनर्जी को क्लासिकल मैकेनिक्स में कैसे लिखते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही होता है। तो रिलेटिविस्टिक केस में क्या होता है, ये जो काइनेटिक एनर्जी का जो डेफिनेशन है, वो जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में यूज करते हैं, वो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है बेसिकली, बिकॉज ऑफ वेरी हाई वेलोसिटीज एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। और दूसरा ये है कि एक एक्स्ट्रा एनर्जी भी उसमें ऐड हो जाता है, दैट्स कॉल्ड द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पार्टिकल, वो भी यहाँ पे हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं बेसिकली। देयरफॉर since we are not talking about very high velocities, very high velocities मतलब velocities that are comparable to the speed of light, ठीक है, उतना हाई वेलोसिटीज में हम नहीं जा रहे हैं, देयरफॉर वी आर टॉकिंग अबाउट अ नॉन रिलेटिविस्टिक डोमेन बेसिकली, ठीक है। दिस तो ये याद रखना पहली बात कि दिस इज एप्लीकेबल, जो श्रोडिंगर इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम सिस्टम्स, ओके, नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम सिस्टम्स, ओके। तो जैसे कि हमारा न्यूटन्स लॉ होता है ना, F इक्वल टू एम इंटू ए, तो F इक्वल टू एम इंटू ए क्या है, एक सेंट्रल इक्वेशन है ना, इसी F इक्वल टू एम ए से हम सारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं, एक इक्वेशन है जिससे हम लोग सारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सब चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, दैट्स द बेसिक लॉ। तो वैसा ही श्रोडिंगर्स इक्वेशन क्या है, बेसिक लॉ है जिससे हम लोग सारे नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम सिस्टम्स को हैंडल कर सकते हैं, ओके। व्हाट इज दैट इक्वेशन, उस इक्वेशन को यहाँ पे लिख रहे हैं, अब उसके बाद उसको समझाएंगे कि कौन सा टर्म क्या है, ठीक है। दैट इज बेसिकली आई एच बार डेल साई डेल टी इज इक्वल टू एच साई, ओके, दिस इज द श्रोडिंगर इक्वेशन, ओके, दिस इज द श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। तो अ, अब मतलब समझते हैं इसका है क्या चीज़ ये। सबसे पहले साई क्या है, ठीक है। साई इज अ फंक्शन, अभी के लिए इतना जानो, साई इज अ फंक्शन। व्हाट काइंड ऑफ अ फंक्शन, साई इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, इसको हम यहाँ पे x से डिनोट कर रहे हैं, एंड टाइम, ठीक है। साई इज अ फंक्शन ऑफ बोथ पोजीशन एंड टाइम, ओके। दूसरा, ये h बार क्या है, तो h बार इज नथिंग बट जो हम h लिख रहे हैं प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई, इसी एक नया कांस्टेंट है बेसिकली, इसको हम लोग बोलते हैं इसको नाम दे देते हैं बेसिकली रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन नाम नहीं भी दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेसिकली एक नया कांस्टेंट है, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, एक नया कांस्टेंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बार बार ये जो h है ना, h के साथ हमेशा ये 2 पाई आता ही रहता है हमेशा इक्वेशंस में, तो हम लोग क्या किए, एक अलग से इसको इक्वेशन कांस्टेंट ही बना दिए, ठीक है, दैट्स कॉल्ड द रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। अब तीसरा बचता है क्या, दिस आयोटा इज द कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा, ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर मैथमेटिक्स में जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटा का जो मीनिंग होता है वही यहाँ पे आयोटा है। एंड दिस h जो हैट है, this h hat, this is called the Hamiltonian of a system, इसको हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेटर का मतलब समझाएंगे हम बाद में, ऑपरेटर क्या चीज़ होता है, पर अभी के लिए समझिए दिस h इज इसका नाम जो है वो हैमिल्टोनियन है, दिस डिपेंड्स ऑन द सिस्टम, जिस सिस्टम की हम बात करेंगे उसके हिसाब से उसी का है, मतलब उसका एक यूनिक हैमिल्टोनियन होगा बेसिकली। तो जैसे जैसे सिस्टम बदलते हैं वैसे वैसे हमारा हैमिल्टोनियन भी चेंज होता रहता है। Now, what is exactly this Hamiltonian? This Hamiltonian is somehow related to, this Hamiltonian operator is somehow related to the
somehow related to the energy, related to the energy of the system. Okay, ये इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का रिलेशन है एनर्जी के साथ, सिस्टम के एनर्जी के साथ इसका रिलेशन है. ओके, इट्स कॉल्ड द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. सो दिस वाज, ये जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, इसका अभी मोटा मोटा मतलब ये है. अभी इसके अंदर जाएंगे, इसके डीप जाएंगे तो समझेंगे क्या चीज़ है ये. ठीक है, देखो हो क्या रहा है. इस चीज़ को, इस साई को, इस ये जो साई है बेसिकली, इस साई को फॉर्मुलेशंस बहुत सारा है, बहुत सारे तरीके से हम लोग क्वांटम मैकेनिकल जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको हम लोग बेसिकली बहुत तरीके से मैथमेटिकली अप्रोच कर सकते हैं. वन अप्रोच इज दैट ऑफ टेकिंग साई एज अ स्टेट वेक्टर. अब स्टेट वेक्टर क्या होता है, कोई स्टेट है सिस्टम का, and that state is being described by a mathematical entity which is vector. ठीक है, which is a vector. जो आप लोग वेक्टर देखते हो, that's सेम तरह का एक वेक्टर है जिससे हम किसी स्टेट, सिस्टम का कोई स्टेट है, स्टेट मतलब स्टेट में जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई सिस्टम होता है तो उसका कुछ स्टेट होता है, मतलब क्या, उसका कुछ पोजीशन होगा, कुछ मोमेंटम होगा. जब सब कुछ ये सब डिफाइन कर देते हैं हम लोग, एक पार्टिकल का पोजीशन, मोमेंटम, ठीक है, सब कुछ डिफाइन कर देते हैं, तो क्या होता है, हम बेसिकली उस पार्टिकल का स्टेट डिफाइन कर दे रहे हैं. तो इसी तरीके से किसी क्वांटम मैकेनिक्स में किसी एंटिटी को डिफाइन करने के लिए, जो उसका स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम एक वेक्टर से उसको डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली. तो दैट वेक्टर इज कॉल्ड द स्टेट वेक्टर. ठीक है, एक वो अप्रोच है, वो ज़्यादा फॉर्मल अप्रोच है. ठीक है, मॉडर्न अप्रोच भी आप कह सकते हो, ज़्यादा फॉर्मल अप्रोच है. पर हम यहाँ पे यहाँ पे जो साई लिख रहे हैं, दैट साई जो यहाँ पे लिख रहे हैं, हम उस उतना फॉर्मल अप्रोच में हम नहीं जा रहे. हम इसको थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकली जिस तरह से हम लोग करते हैं कैलकुलेशंस वगैरह, उस वे में इसको समझने की कोशिश करते हैं. दैट साई इज बेसिकली अ फंक्शन, एंड दैट फंक्शन इज कॉल्ड द वेव फंक्शन. दिस साई इज कॉल्ड the wave function of the particle, wave function associated with the particle. ठीक है, नाम क्या है, वेव फंक्शन. मतलब हम डिस्क्राइब किसको कर रहे हैं, किसी पार्टिकल को, जिसको हम लोग पार्टिकल बोलना चाह रहे हैं. ठीक है, जिसको हम लोग पार्टिकल बोलना चाह रहे हैं बेसिकली, तो हमारे लिए वो पार्टिकल है. लेकिन उसको डिस्क्राइब किससे कर रहे हैं हम, एक वेव फंक्शन से. वेव फंक्शन एज द नेम सजेस्ट्स कि ये it's a kind of a wave character, wave character of the particle. ठीक है, तो हम किसी पार्टिकल को किसी वेव कैरेक्टर, उसके वेव कैरेक्टर से डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं. किसी पार्टिकल को पार्टिकल के कैरेक्टर से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब किसी एंटिटी को पार्टिकल कैरेक्टर से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी एंटिटी को वेव कैरेक्टर से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम श्रोडिंगर इक्वेशन में, वी आर एक्चुअली डिस्क्राइबिंग एन एंटिटी, अ क्वांटम एंटिटी, using the wave function associated with that entity. Okay, तो हम बेसिकली एक वेव इक्वेशन लिख रहे हैं. ये एक तरह का वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये एक तरह का वेव इक्वेशन है. ठीक है, that gives you that basically considers the wave properties of an entity and tries to explain the tries to describe the entity through its wave character. ठीक है, that is the Schrodinger's equation. तो दिस वाज अबाउट द वेव फंक्शन. अब आपको दिख रहा होगा कि दिस जो इक्वेशन जो है, एक्चुअली दिस इक्वेशन इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन है ये. ओके, तो इसका सॉल्यूशन होगा, जो इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो क्या है, साई है. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, solution is psi of x comma t is a solution to the differential equation, is a solution to the differential equation. मतलब ये है कि the wave function is the solution to the differential equation. जो भी wave function निकलेगा इसका वही solution है इस differential equation का. ओके, तो
अगर हम इसका फॉर्मल सोल्यूशन की बात करें, फॉर्मल सोल्यूशन मतलब लेट अस से दैट सपोज कि हम साई को लिखते हैं, साई ऑफ एक्स कॉमा टी को लिखते हैं हम सम ए, ठीक है, into e to the power let us say I, okay, h बार इंटू टी, ऐसा लिखते हैं, मान लो लिख रहे हैं हम ऐसा कुछ, ठीक है। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डेल साई डेल टी, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में, ओके। एंड टी के रिस्पेक्ट में जब उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अभी के लिए मान लो कि हैमिल्टोनियन आपका टाइम डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, मान लो अभी के लिए, मान लो जस्ट फॉर अ सिंप्लिसिटी मान रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, दिस इज ए, और ई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ही होता है, ठीक है। पर इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एक आई एच आएगा ना, एक आई एच आएगा। तो बेसिकली आप इसको you can write it as a into I h, ओके, यही आएगा ना जब डिफरेंशिएट करेंगे तो। और अल्टीमेटली क्या चाहिए मेरे को, आई एच बार से मल्टीप्लाई करना है इस चीज़ को, तो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा, है ना, मेरे को लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा। तो ये हम क्या करेंगे, आई एच बार इंटू आई इंटू एच इंटू ई टू द पावर आई एच टी, ठीक है, ऐसा हुआ। दिस I into I is what, this I into I is -1, तो I h bar is equal to I h bar del psi del t is equal to a, okay, a into, this is h bar, this is h bar into h into e to the power I h bar t, ओके। अभी ये क्या आ गया, डेल साई डेल टी इज इक्वल टू, इस h बार को बाहर लिखते हैं, इस h को ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं a इंटू ई टू द पावर आई h बार इंटू टी। अच्छा, एक माइनस छूट गया, माइनस, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे भी एक माइनस होगा, ठीक है। आप देख रहे हो कि ये जो मिल रहा है हमें, को क्या मिल रहा है, माइनस एच बार इंटू, दिस इज एच इंटू, ये वापस क्या मिल गया मेरे को, साई मिल गया, है ना, ये वापस साई मिल गया। तो ये करीब करीब मेरे को दिख रहा है कि ये वही इक्वेशन आ गया वापस, करीब करीब, सिर्फ अंतर क्या है, ये माइनस एच बार एक्स्ट्रा है, माइनस एच बार एक्स्ट्रा है। तो सोल्यूशन क्या है इसका, इस माइनस को हटाने का सोल्यूशन ये है कि यहाँ पे हम एक माइनस लगा दें, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में एच बार है, तो इसको हटाने का सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे हम एच बार लगा दें। जब ऐसा हम करेंगे तो यहाँ पे एक एच बार आएगा, यहाँ पे एक माइनस आएगा, और सामने यहाँ पे एक एच बार आएगा, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आई इंटू आई है, यहाँ पे माइनस आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, एच बार आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एच बार आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा, और ये बाई एच बार, अगेन बाई एच बार, दिस इज प्लस, अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ये एच psi. So what you have is basically I h bar into del psi del t is equal to h psi. Okay, what it means? It means कि जो हमने लिखा है ऊपर वही इसका सॉल्यूशन है, फॉर्मल सॉल्यूशन तो यही हुआ ना, दिस वन, दिस इज योर फॉर्मल सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी वेव फंक्शन होगा ना, तो कोई भी वेव फंक्शन होगा तो उसका जो अप्रोक्सीमेट फॉर्म होगा बेसिकली वो यही ऐसा ही होगा, कुछ ऐसा ही होगा, ओके। अब इसको हम फॉर्मल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है अभी कि एच बार जो है वो है क्या चीज़, ठीक है, इसीलिए हम फॉर्मल बोल रहे हैं।
तो ये है कि ये नंबर है, ये कुछ और चीज़ है, ये हमको पता नहीं है, इसलिए हम उसको फॉर्मल बोल रहे हैं, ठीक है। वी डोंट नो वेदर इट इज़ द सॉल्यूशन और नॉट बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज एच बार। तो हम सिर्फ इसको जस्ट एज अ फॉर्मल तरीके से अगर हम सोचें कि ऐसा कुछ कर सकते हैं हम क्या, मतलब एक्सपोनेंशियल के पावर में h को ले जा सकते हैं क्या, अगर ऐसा कर सकते हैं तो ये सॉल्यूशन इसका हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड द फॉर्मल सॉल्यूशन टू द श्रोडिंगर्स इक्वेशन। ओके ओके। अब इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं हम लोग। यूज़ कब करते हैं इस फॉर्मल सॉल्यूशन का यूज़ हम लोग करते हैं जब हम न्यूमेरिकल तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं अगर किसी क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम को यूजिंग द श्रोडिंगर, यानी कि श्रोडिंगर इक्वेशन को न्यूमेरिकली सॉल्व कर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकली सॉल्व अगर करना चाहते हैं तो कभी कभार इस चीज़ का यूज़ होता भी है, इस फॉर्मल सॉल्यूशन का यूज़ होता भी है। पर इन जनरल एनालिटिकल वे ऑफ कैलकुलेटिंग थिंग्स इन क्वांटम मैकेनिक्स में फॉर्मल सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते नहीं, ठीक है। इट्स जस्ट फॉर हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर कोई अगर अगर मतलब कि ऐसा ऑपरेशन हम कर पाएँ एक्सपोनेंशियल के पावर में h को ले जा सकें अगर, तो दिस कैन बी अ सॉल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ लेट अस सी कि ये जो साई है बेसिकली जिसका हम लोग इतना बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये साई एक्चुअली है क्या। तो साई पहली बात तो ये दिस इज द सॉल्यूशन टू द श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन टू द श्रोडिंगर इक्वेशन। लेकिन ये श्रोडिंगर इक्वेशन जो है, जो अल्टीमेटली जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, वो इक्वेशन को देख के आपको क्या पता चल रहा है ये कैसा इक्वेशन है, किस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। जो आपको पहला चीज दिख रहा है इस श्रोडिंगर इक्वेशन में वो ये है कि यहाँ पे जहाँ भी साई आ रहा है उस साई हमेशा सिर्फ साई के फॉर्म में ही आ रहा है, साई स्क्वायर, साई क्यूब, साई टू द पावर 4, ठीक है, साई टू द पावर हाफ, रूट साई, क्यूब रूट साई, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। which means ये किस चीज़ का इंडिकेशन है, ये किस चीज़ ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन में जब भी ऐसा होता है तो वो इंडिकेशन क्या देता है। इंडिकेशन इज दैट कि ये जो जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, दिस श्रोडिंगर इक्वेशन इज जो इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में जिसको हम लोग बोलते हैं इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, क्या मतलब हुआ इस चीज का। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब वही हुआ कि आपका जो साई जो जो सॉल्यूशन बेसिकली जो अननोन फंक्शन है डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिसका सॉल्यूशन बेसिकली जो 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 उसका सॉल्यूशन जो फंक्शन होगा उस पे जो मतलब इक्वेशन जब हम लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन तो कभी भी उस इक्वेशन में वो जो अननोन फंक्शन है उसका पावर, जिस पावर में वो आएगा उस इक्वेशन वो कभी भी वन से डिफरेंट नहीं होगा, मतलब कि हाफ, टू, थ्री, फोर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल। व्हाट्स द यूज ऑफ दिस, व्हाट्स द यूज ऑफ नोइंग दिस। हम ये जान के क्या हासिल कर रहे हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जान के हमें ये फायदा हुआ कि सिंस इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देयरफॉर a combination of two solutions to this equation will also be a solution to this equation। जैसे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो सकता है लेट अस से साई 1, ओके, दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है साई 2, ओके, दो अलग अलग फंक्शन है, लेट अस से दीज आर द सॉल्यूशंस, ठीक है। ऐसा है मान लो अभी के लिए। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि, तो इसीलिए बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें ये पता है कि एनी कॉम्बिनेशन, एनी आर्बिट्ररी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, लेट अस से a into psi 1 x t plus b into psi 2 into x t is also a solution। ये जो होगा ना, ये जो फंक्शन मिलेगा हमें, लेट अस कॉल दिस एज psi लेट अस से 3, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ सोल्यूशन। अब ये जो स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं ना, दिस इज अ वेरी यूजफुल स्टेटमेंट, मैथमेटिकली ये बहुत यूजफुल स्टेटमेंट है, ओके। मैथमेटिकली दिस इज अ वेरी यूजफुल स्टेटमेंट क्योंकि हम कोई भी दो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो उससे मेरे को एक तीसरा सॉल्यूशन अपने आप मिल जा रहा है, ठीक है ना। देयरफॉर दिस इज अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। Okay, so this is the first property
This is the first property of the Schrodinger equation and the first property of its solutions. ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है इसी Schrodinger इक्वेशन का कि दिस, यहाँ पे जो ये Schrodinger इक्वेशन लिख रहे हैं हम, दिस Schrodinger इक्वेशन ओबेज, ओके, आप लिख सकते हो दिस क्योंकि ये आया ही उस चीज से है, therefore this obeys both the de Broglie postulate, the de Broglie hypothesis, ठीक है, and the Einstein-Planck's relation. Okay, so this is also the property of the Schrodinger equation. अब क्यों ऐसा तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि इसी से आया है तो इसको ओबे करना ही चाहिए. Okay, so therefore this is there. उसके बाद क्या अब तीसरा इसका प्रॉपर्टी है हैमिल्टोनियन क्या चीज़ है? तो हैमिल्टोनियन हम पहले कहा था, हैमिल्टोनियन इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू द एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ओके, तो होता क्या है बेसिकली, हैमिल्टोनियन जो ऑपरेटर है, दिस हैमिल्टोनियन जो क्लासिकल मैकेनिक्स में भी आप हैमिल्टोनियन नाम सुना होगा. तो हैमिल्टोनियन बेसिकली होता क्या है, इट्स नथिंग बट द सम ऑफ योर kinetic energy plus your potential energy. Okay, this is the Hamiltonian. लेकिन यहाँ पे हम हैट लिख रहे हैं. हैट का मतलब होता है ऑपरेटर, और ऑपरेटर क्या होता है ये हम जब फॉर्मलिज्म डिस्कस करेंगे तब जाएंगे उसमें. ठीक है, पर इस साइड क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेटर है तो राइट हैंड साइड में भी क्या होना चाहिए, ऑपरेटर ही होना चाहिए. मैथ्स में तो ऐसे ही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ है एंटिटी वही राइट साइड में भी होना चाहिए. लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर है तो राइट हैंड साइड में भी वेक्टर होना चाहिए. ओके, तो इसीलिए this is an operator equation. Whatever I am writing here, h is equal to k plus v is an operator equation in quantum mechanics. Classical mechanics में सिर्फ h is equal to k plus v लिख सकते हैं हम, पर यहाँ पे जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स में h is equal to k plus v is an operator equation. ठीक है, और ऑपरेटर इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि k का वैल्यू क्या होता है इन क्लासिकल मैकेनिक्स, के काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, p स्क्वायर बाई 2m, p स्क्वायर बाई 2m प्लस v. v इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ऑपरेटर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर है. ठीक है, ओके, दिस इज एन ऑपरेटर इक्वेशन. अब हम यहाँ पे प्रूव नहीं कर रहे हैं एक चीज़, पर हम बोल रहे हैं ऐसा, हम बाद में इसको फॉर्मलिज्म में जब जाएंगे तब उसको प्रूव करेंगे कि इस जो पी ऑपरेटर है ना, इस पी ऑपरेटर को जब हम लोग पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में लिख रहे हैं, मतलब कि मतलब जैसे होता है ना, किसी वेक्टर को, एक वेक्टर मान लो, तो कोई किसी वेक्टर को कोई भी यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखा जा सकता है. ठीक है, तो ऐसे ही पी वेक्टर को, पी जो मोमेंटम जो ऑपरेटर है बेसिकली वेक्टर है, उस वेक्टर को भी बहुत सारे मतलब यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है. तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, बेसिस वेक्टर. तो जब पी को भी बहुत सारे बेसिस वेक्टर के रूप में लिखा जा सकता है. जब हम पी को पोजीशन बेसिस में लिखते हैं, देन उसका जो फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा आता है, माइनस आई एच बार डेल डेल एक्स. ओके, ये फॉर्म आता है. दिस इज द फॉर्म दैट वी obtain when we uh, when we write momentum operator in the position basis. जब उसको हम पोजीशन बेसिस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पोजीशन का एक यूनिट वेक्टर है, जिस उस यूनिट वेक्टर के उन पोजीशन का यूनिट वेक्टर्स है, उन यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में हम के को यूज करते हुए मोमेंटम वेक्टर को हम लिखना चाह रहे हैं इन अ लीनियर वेक्टर स्पेस. तो इन सब जब जो भी हम यहाँ पे बोल रहे हैं उन चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे, बट व्हेन वी कम इनटू द फॉर्मलिज्म ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, अभी के लिए हम ऑपरेशनल क्वांटम मैकेनिक्स कर रहे हैं बेसिकली. ठीक है, ऑपरेशन वाइज हम क्या करते हैं क्वांटम, हम पहले बोल रहे थे कि हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स समझेंगे बाय डूइंग क्वांटम मैकेनिक्स. ठीक है, उसके फिलोसॉफी में बाद में जाएंगे, पहले करेंगे, समझेंगे क्या हो रहा है, उसके बाद उसके फिलोसॉफी को डील करेंगे. ओके, सो दिस इज योर मोमेंटम ऑपरेटर इन पोजीशन बेसिस. तो क्योंकि स्क्वायर है का मतलब यह है कि दिस ऑपरेटर विल will be acting on itself. Okay, this operator will be acting on itself basically, and by 2m तो है ही, तो by 2m यहाँ पे लिख देते हैं. ओके, so this is your momentum operator, p square by 2m हो गया ये, और प्लस v जो हमारा है, v जनरली डिपेंड्स ऑन x पे भी डिपेंड कर सकता है, टाइम पे भी डिपेंड कर सकता है,
दोनों चीज़ पे डिपेंड कर सकता है। दिस इज योर हैमिल्टोनियन बेसिकली। अब इस हैमिल्टोनियन को अगर हम लिखते हैं तो आप देख सकते हो इसको कि इसी इसी इक्वेशन को लिख रहे हैं, इसी इक्वेशन को वापस यहाँ पे लिख रहे हैं, दैट इज इक्वल टू क्या, माइनस आई इंटू माइनस आई, तो माइनस हो गया यहाँ पे एच बार स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ओके। और नीचे क्या है हमारा 2m है, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, दो बार डी डी एक्स आ गया, तो कितना आ गया डी डी टू डी एक्स टू, ओके, प्लस v of x comma t, दिस इज योर हैमिल्टोनियन बेसिकली। ये जो हम लिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये दोनों चीज, ये माइनस एच बार स्क्वायर 2m इंटू डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस v of x comma t, दिस इज योर हैमिल्टोनियन, दिस इज योर हैमिल्टोनियन, ओके। सो इस, अगर इस हैमिल्टोनियन को हम लिखते हैं तो हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन क्या बन जाएगा, हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन बन जाएगा आई एच बार डेल साई डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2m del 2 psi del x2 plus v f x t into psi of xt। अच्छा यहाँ भी सब जगह xt है, ठीक है, ये तो मतलब लिख नहीं रहे हैं पर सब जगह है xt। दिस इज अ फंक्शन बेसिकली, है ना, दिस इज बेसिकली अ फंक्शन। Okay, this is your, this is called, this equation is called the time dependent Schrodinger equation, okay, this is called the time dependent श्रोडिंगर इक्वेशन, ओके। क्योंकि इसमें टाइम है, ऑब्वियसली टाइम है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करते हैं, लेट अस सपोज कि जो हमारा v है ना, जो v है हमारा v ऑफ x कॉमा t, इट एक्चुअली it can depend on time also, but let's make a simplification here कि हमारा जो पोटेंशियल है वो लेट अस से सिर्फ पोजीशन पे ही डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। इन दैट केस ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, आई एच बार डेल साई x of t times t del t is equal to minus h bar square by 2m, okay, del 2 psi x of t dx2 plus v of x into psi of x into t। अब देखो एक चीज कि लेफ्ट हैंड साइड में तो टाइम है, लेकिन राइट हैंड साइड में कहीं पे भी साई के अलावा कहीं और टाइम नहीं है, सिर्फ साई में टाइम है, टाइम साई के अलावा कहीं और टाइम नहीं है, ठीक है। तो तो एक चीज हम क्या कर सकते हैं कि इस साई में जो टाइम, साई का जो टाइम डिपेंडेंस है उसको हम भूलेंगे नहीं, हम भूलेंगे नहीं उस टाइम डिपेंडेंस को, पर उसमें एक सिंप्लीफिकेशन हम अपने तरफ से कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन नहीं एक्चुअली, वी आर अलाउड टू डू सो, मतलब हम कर सकते हैं ऐसा। क्या कर सकते हैं कि साई को हम दो प्रोडक्ट में बांट देते हैं, साई एक्स इंटू साई टी, है ना, मतलब साई एक्स है यहाँ पे हो जाएगा साई एक्स, ओके, एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई, साई को साई नहीं लिखते, मतलब कि कुछ और नाम दे देते हैं, मतलब बिकॉज बिकॉज मतलब हम ऐसा कर रहे हैं बेसिकली कि दिस कैन बी रिटन, इससे सिंप्लीफिकेशन जो होके आएगा, तो साई ऑफ एक्स कॉमा टी कैन बी रिटन एज लेट अस से साई 1 ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ टी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इस वन को भी मिटा देते हैं, वन की जरूरत नहीं है, ओके, दिस ये वन जरूरत नहीं है, यू कैन हैव, यू कैन राइट इट एज अ डिफरेंट सिंबल, मतलब कोई एक सिंबल बेसिकली दे देते हैं, कंफ्यूजन ना हो सिर्फ, ठीक है। इसको कोई और नाम दे देते हैं, क्या देते हैं, मतलब एक साई ऐसा लिख दिया, ठीक है, दिस साई, इस साई और साई में डिफरेंस है, यहाँ पे हम क्या लिख दिया, ये साई, दिस इज द साई, और यहाँ पे क्या है, ये फाई ऑफ टी, ठीक है। क्या किया हम, बेसिकली कुछ नहीं किया, हम इस चीज का यूज किए कि v ऑफ एक्स टी, v ऑफ एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू एक्चुअली v ऑफ x, तो v एक्सप्लिसिटली टाइम डिपेंडेंट नहीं है। अब क्योंकि v एक्सप्लिसिटली टाइम डिपेंडेंट नहीं है, तो हमें ये दिख रहा है कि राइट हैंड साइड में साई के अलावा कहीं भी टाइम नहीं है, तो साई का जो टाइम वाला पार्ट है उसको हम अलग कर दिए, अलग कर दिए मतलब प्रोडक्ट वाइज अलग कर दिए। अगर प्रोडक्ट वाइज अलग कर देते हैं
तो क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है डेल टू डेल एक्स डेल स्क्वायर डेल एक्स टू, तो ये सिर्फ पोजीशन वाले पार्ट में ही एक्ट करेगा, ये इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो सिर्फ एक्स वाले पार्ट में ही काम करेगा ना। और यहाँ पे भी आपका वी एक्स है, वी एक्स और वी एक्स मल्टीप्लाई होगा तो साइक्स में मल्टीप्लाई होगा, अल्टीमेटली हम फाई ऑफ टी को, मतलब जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट है साई का, उसको बाहर लेके जा सकते हैं। जब उसको बाहर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, this equation can be written as phi of t, और यहाँ पे भी साई क्या हो गया, यहाँ पे भी साई बेसिकली दो भाग में हम तोड़ दिए, तो दिस इज योर लेट अस से phi of t, दिस इज del t, और यहाँ से जो साई ऑफ x आएगा उसको हम इधर लेके आ जाएंगे, इधर इधर लेके आएंगे जब, तो क्या होगा h बार स्क्वायर बाई 2m, दिस इज साई ऑफ x, यहाँ पे आ गया इस तरफ, ठीक है, डेल स्क्वायर साई del x square plus v of x into psi, psi की होगा psi, psi of x, okay, this is your अच्छा यहाँ पे psi आएगा तो psi divided by psi हो जाएगा बेसिकली, तो psi divided by psi, okay, okay, this is your इक्वेशन नाउ, ठीक है, ये इस तरह का इक्वेशन बन गया। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ टाइम का फैक्टर, टाइम के फंक्शन है, और राइट हैंड साइड में सिर्फ पोजीशन का फंक्शन है, मतलब एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो तो मतलब क्या हुआ कि किसी टाइम कोई फंक्शन जो सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रहा है, वो कोई ऐसा फंक्शन है यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में जो भी चीज़ है पूरा, ये पूरा चीज़ एंटिटी जो है, दिस फुल एंटिटी इज ओनली डिपेंडिंग ऑन पोजीशन एंड नॉट टाइम, तो ये टाइम का फंक्शन ही नहीं है। और लेफ्ट हैंड साइड पर जो एंटिटी है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रहा है, स्पेस पे डिपेंड नहीं कर रहा, विच मीन्स व्हाट, कि ये दोनों, और हम मतलब इसी क्वेश्चन के तहत हम ये बोल रहे हैं कि ये दोनों साइड इक्वल है। ये दोनों साइड इक्वल कब हो सकता है, एक का वैल्यू टाइम को चेंज करने से बदल रहा है और एक का वैल्यू पोजीशन को चेंज करने से बदल रहा है, लेकिन फिर भी एट ऑल टाइम्स एंड एट ऑल पोजीशंस बोथ ऑफ देम हैव टू बी इक्वल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों एंटिटीज है ये एक्चुअली एक कांस्टेंट है, ये एक्चुअली कोई कांस्टेंट है, क्योंकि वो कांस्टेंट है तो इसीलिए टाइम को चेंज कर रहे हैं या पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, उनके वैल्यू पे चेंज नहीं आएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट दीज टू एंटिटीज आर इक्वल, ठीक है। तो पता क्या मतलब इस चीज से पता क्या चला हमें कि फॉर दिस केस जब आपका पोटेंशियल is not time dependent, is a time independent function, then in those cases जो हमारा ये जो दोनों साइड है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो इक्वेशन है, वो दोनों को हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि those two things will actually be equal to a constant, okay, those things will be equal to a constant, और वो जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, हम पहले इक्वेशन लिखते हैं, फाई ऑफ टी del phi t del t, this is equal to minus h bar square by 2 into m into psi, okay, plus v of x, ठीक है, psi psi तो उसमें कट जाएगा psi, this both of these should be equal to a constant, उस कांस्टेंट को अभी हम नाम दे रहे हैं, ई नाम दे रहे हैं, ठीक है, जस्ट नाम दे रहे हैं, अभी चिंता मत करो क्या चीज़ है ये, अभी सिर्फ नाम दे रहे हैं। तो होगा क्या कि एक इक्वेशन आ गया मेरे पास, आई एच बार फाई ऑफ टी इज इक्वल टू डेल फाई ऑफ टी डेल टी इज इक्वल टू ई, और दूसरा इक्वेशन क्या आया, माइनस एच बार बाई 2m, नीचे साई है, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा यहाँ पे हम एक चीज़ लिखना भूल गया, डेल स्क्वायर लिखना भूल गया हम यहाँ पे, तो दिस इज बेसिकली डेल स्क्वायर, यहाँ पे डेल स्क्वायर आएगा, डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो डेल स्क्वायर साई, ओके, डेल एक्स स्क्वायर, और इस साई को बेसिकली हम उस तरफ लेके जा रहे हैं, इस साई को उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये वी एक्स इंटू
psi, okay, is equal to E into psi, ओके। तो ये दो इक्वेशन बन गया हमारा, ठीक है। सो दिस इज योर टाइम डिपेंडेंट पार्ट एंड दिस इज योर स्पेस डिपेंडेंट पार्ट। तो ये जो हमारा इक्वेशन आया ना, दिस इक्वेशन h माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2m del 2 psi del x 2 plus b of x into psi x is equal to e psi x, ओके। दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आया हमारे पास जिसमें टाइम है ही नहीं, टाइम है ही नहीं, लेकिन डिराइव कहाँ से हुआ? डिराइव हुआ है फ्रॉम द श्रोडिंगर इक्वेशन, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। दिस इज योर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, ओके। अब ये जो इक्वेशन है, ये दिस इक्वेशन इज वेरी इजी टू सॉल्व। इस इक्वेशन का सोल्यूशन बहुत इजी है, ठीक है। ये जो दूसरा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आया, इसका सोल्यूशन इजी होगा कि टफ होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपका v कैसा है, जो पोटेंशियल फंक्शन है वो कैसा है। पोटेंशियल फंक्शन आसान होगा तो उसका सोल्यूशन भी आसानी से निकल जाएगा। पोटेंशियल फंक्शन बहुत टफ होगा, बहुत अजीबोगरीब सा होगा पोटेंशियल फंक्शन, तो आपका सोल्यूशन भी बहुत हो सकता ना भी निकले, न्यूमेरिकली सॉल्व करना पड़े, एनालिटिकली पॉसिबल ना हो सॉल्व करना, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन जो है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन डिपेंड करता है मतलब आराम से निकलेगा या मेहनत करके निकलेगा, डिपेंड करता है कि वो पोटेंशियल फंक्शन है कैसा। पर दूसरा वाला जो है, ये वाला ये बहुत आराम से सॉल्व हो सकता है, एंड दैट इक्वेशन दैट वी विल नाउ सॉल्व, ओके। तो दिस इज आई एच बार फाई ऑफ टी, दिस इज योर डेल फाई टी डेल टी, दिस इज इक्वल टू ई, ओके। तो ये क्या हो गया? डेल फाई टी del t, okay, this is equal to e by h bar to minus I, लिख सकते हैं ना, सही इंटू यहाँ पे एक नीचे फाई भी था ऑफकोर्स, तो फाई ऑफ टी, ओके। तो हम लिख सकते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेल फाई आ जाएगा, नीचे फाई है हमारे पास, है ना। टाइम यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है, टाइम एक्सप्लिसिटली टाइम लिखने का मतलब हम दिखा नहीं रहे, टाइम है वहाँ पे। आई बाई एच बार इंटू क्या? डेल टी, ओके। इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? डेल इसकी आ जाएगा लॉन फाई इज इक्वल टू माइनस आई ई एच बार इंटू टी, है ना। अब इसमें कांस्टेंट वगैरह आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट होगा, लेकिन उस इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट को हम जीरो मान के चल सकते हैं, बिकॉज ऑफ विच कि हम जो फाई होगा बेसिकली हमारा, दैट फाई इज बेसिकली इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आई ई टी बाई एच बार, okay. So this is your time dependent part of the function psi x comma t, okay. तो इसीलिए जो टोटल साई जो आपका वेव फंक्शन था, आपका जो वेव फंक्शन जिसको हम लोग बोल रहे थे, दैट वेव मतलब टोटल जो सोल्यूशन है बेसिकली टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का, वो क्या बन गया? साई ऑफ एक्स टाइम्स ई टू द पावर माइनस आई ई टी बाई एच बार। सो दिस इज योर सोल्यूशन, दिस इज योर सोल्यूशन टू द श्रोडिंगर इक्वेशन, दिस इज योर सोल्यूशन टू द श्रोडिंगर इक्वेशन। कब? जब आपका पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल इज टाइम इंडिपेंडेंट, ओके। सो दिस वाज अबाउट द श्रोडिंगर इक्वेशन, जो इसका छोटा सा बेसिकली आपको जस्ट बताने के लिए क्या होता है श्रोडिंगर इक्वेशन, कैसे डील करते हैं उसके साथ। नाउ वी विल talk more about this, इसका इस सॉल्यूशन का क्या प्रॉपर्टी, जो सॉल्यूशन निकल के आता है बेसिकली उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, एंड व्हाई डज दोज प्रॉपर्टीज हैव टू होल्ड, ठीक है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे, एंड देन फाइनली वी विल हम लोग कुछ और इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करेंगे। वी विल देन गो टू solving actual problems related to situations that can arise in a quantum mechanical
क्वांटम मैकेनिकल डोमेन, मतलब कि जहाँ पे कुछ सिचुएशंस को हम लोग लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है, इस इक्वेशन को यूज करके रिजल्ट क्या मिलता है, ठीक है, how those results are different from the results that we will obtain if we solve the same system through the laws of classical mechanics, तो वो भी देखेंगे वो भी, ठीक है। तो we will see all those things in our next video, okay। सो उसके पहले एक चीज़ है कि यहाँ पे जो ई लिख रहे हैं हम, ये ई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो हैमिल्टोनियन था, हैमिल्टोनियन हम हैमिल्टोनियन जो हम लोग लिखे थे वो क्या लिखे थे हम लोग, पी स्क्वायर बाई टू एम प्लस बी ऑफ एक्स, इस तरह से हम लोग ने डिफाइन किया था बेसिकली, है ना, पी ऑफ एक्स कॉमा टी जो भी है, इस तरह से हम लोग डिफाइन किया था उसको। क्योंकि हम लोग इस तरीके से उसको डिफाइन कर रहे हैं, therefore this is actually nothing but kinetic plus potential, which is not equal to what, the energy of the system. Therefore Hamiltonian is actually um, Hamiltonian is not the energy, but Hamiltonian gives you a way to calculate energy, you can say, ठीक है। हैमिल्टोनियन से आपको सिस्टम के एनर्जी का पता लगता है, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे जो ई यूज कर रहे हैं हम, ई जो कांस्टेंट यूज कर रहे हैं हम, दैट कांस्टेंट का नाम हम ई दे रहे हैं इसीलिए क्योंकि जो आपने देखा कि ये जो जो इसके पहले जो रिलेशन आया ना यहाँ पे, दिस टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ये है क्या चीज, माइनस एच बार स्क्वायर बाई टू एम इंटू डेल टू डेल एक्स टू, ये चीज क्या है, पी स्क्वायर बाई टू एम है, पी स्क्वायर बाई टू एम प्लस वी ऑफ एक्स, ये चीज क्या है पूरा, जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड है हमारा नथिंग बट व्हाट, नथिंग बट द हैमिल्टोनियन, this is the Hamiltonian. This is the Hamiltonian acting on the function psi, giving you E of psi. Okay, this is a special equation. This equation in mathematics is called an eigenvalue equation. ठीक है, जब भी इस तरह का इक्वेशन होता है मैथमेटिक्स में, उसको बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। दिस इज नॉट द ओरिजिनल श्रोडिंगर इक्वेशन। ओरिजिनल श्रोडिंगर इक्वेशन इज टाइम डिपेंडेंट, लेकिन टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन निकाल सकते हैं when the potential is not explicitly time dependent, यानी कि वो टाइम इंडिपेंडेंट फंक्शन है, तो उस केस में हमें एक आइगन वैल्यू इक्वेशन मिलता है। दैट आइगन वैल्यू इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बेसिकली आपका हैमिल्टोनियन है, और राइट हैंड साइड जो है वो आपका एनर्जी है। देयरफॉर जो आपका हैमिल्टोनियन है वो आपका सिस्टम का एनर्जी बताता होता है। इट्स अ वे ऑफ मेजरिंग दी, इट्स अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ सिस्टम uh, when the potential function is not explicitly time dependent। जब पोटेंशियल फंक्शन एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड नहीं करता है तो हम हैमिल्टोनियन फंक्शन का यूज करके एनर्जी बता सकते हैं फंक्शन का। एंड दोज एनर्जीज जो भी हम स्टेट्स, जो भी हम एनर्जीज बताते होते हैं बाय यूजिंग दिस टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, दोज एनर्जी लेवल्स आर एक्चुअली स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब ये कि वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से आया है। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से आया है, देयरफॉर इट विल नॉट वेरी with time। So those states, those energy levels that you will get by solving these equations will be stationary। Those will not depend on time, क्योंकि time को हमने already अलग कर दिया। Due to the property of the potential function being explicitly time independent। Okay, so this was all for this video। और इसके बाद हम लोग next कुछ और डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज को लेकर के, श्रोडिंगर इक्वेशन और उसके सॉल्यूशंस को बेसिक प्रॉपर्टीज को लेकर के, एंड देन विल मूव ऑन टू सॉल्विंग एक्चुअल solving the Schrodinger equation for some actual potentials। Okay, so I hope you are uh, getting a hint of how to think about quantum mechanics, how to see quantum mechanics from an eye which is मतलब habituated to see things classically। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अपना सोच को हल्का हल्का करके बदलना पड़ेगा टू सी क्वांटम मैकेनिक्स एज इट इज। ठीक है, हमेशा उसको क्लासिकल लेंस से देखने की कोशिश नहीं करना चाहिए। दैट्स अ डिफरेंट साइंस, उसको अलग तरीके से देखना इज अ बेटर थिंग। लेकिन फिर भी हम लोग कंपैरिजन हमेशा करते रहेंगे। ओके, सो दैट हमें पता चलता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, सो this that's it for this video। uh,
will meet in the next one.